गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक। तो आज हम अपना हेल्थ जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, तो ये आपका आई होप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे स्वास्थ्य मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका स्वास्थ्य और बीमारी के प्रत्यय को स्पष्ट करें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, तो हालांकि हर व्यक्ति जो है आम जीवन में अपनी लाइफ में स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में बातचीत करते रहते हैं, परंतु फिर भी बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एक्चुअल में स्वास्थ्य या बीमारी के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको पहचानने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल इंडिकेशंस को वो पहचान नहीं पाते हैं। और कई ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हेल्थ और इलनेस इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। अपने रिसर्चेस में बार बार इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल भी किया है, परंतु एक्चुअल मीनिंग क्या है हेल्थ का, इलनेस का, इसके बारे में कंसेंसस बहुत कम दिखाई देता है। स्पेशली आधुनिक युग में तो ये काफ़ी चुनौती का विषय भी बन गया है और अनेक वैज्ञानिकों ने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है और एक ऐसी डेफिनेशन की खोज कर रहे हैं जिसको कि ज़्यादातर फिजिशियंस भी और साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट स्वीकार कर सकें। तो उसी रिलेशन में डॉल्फमैन और बेलोग ने काफ़ी रिसर्च किया है और स्वास्थ्य के ऊपर और स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचने का इन्होंने प्रयास भी किया है। और 1000 एडी के अराउंड उन्होंने एक हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था या उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी रिसर्चेस में किया था, जिसका उन्होंने अर्थ क्या निकाला था, मतलब हेल्थ का, दैट इज अ स्टेट या कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड और होल। ठीक है, तो ये एक 1000 एडी में ये एक हेल्थ का कॉन्सेप्ट निकला गया था, यानी कि इसमें एक समग्र रूप से हेल्थ को पोर्ट्रे किया गया था, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इन सभी पहलुओं का इस्तेमाल किया गया था। यानी हमारे अगर हम एक हेल्दी स्टेट है तो उसमें फिजियोलॉजिकली भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक तौर पर, मॉरलिस्टिक तौर पर और आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लेवल पर भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी उन्होंने स्वास्थ्य को एक पॉजिटिव एंटिटी के रूप में लिया था। ठीक है, इसके अलावा 2010 में जो प्राचीन ग्रीक में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्वास्थ्य को एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में परिभाषित किया था और बीमारी को एक सुपर नेचुरल फिनोमिना माना था, परंतु जल्दी ही इस कॉन्सेप्ट को खंडित कर दिया गया और ये पहचाना जाने लगा कि किसी भी एक व्यक्ति का जो हेल्थ का स्टेटस होता है उसका संबंध उसकी पर्सनल लाइफ या उसकी हैबिट्स और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके साथ होता है। ठीक है, तो इन विचारों का हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ा था और जैसे जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में या समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, वैसे वैसे स्वास्थ्य और बीमारी के कॉन्सेप्ट्स में भी विकास होता गया और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकता इन परिभाषाओं में सामने आने लगी। ठीक है, तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मली हम ये बात पहले भी अभी मैं आपके आगे स्पष्ट कर चुकी हूँ कि स्वास्थ्य की चर्चा तो हम दैनिक जीवन में आम ही करते रहते हैं, परंतु इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। ठीक है, और बेलोग ने नॉर्मली 3 वर्गों में इस कॉन्सेप्ट को डिवाइड किया है कि हेल्थ को डिफाइन करना या हेल्थ के प्रत्यय को समझने के लिए हम इन 3
विचारधाराओं को समझें पहले। तो सबसे पहली विचारधारा थी आपकी ट्रेडिशनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि स्वास्थ्य का पारंपरिक जो मेडिकल प्रत्यय है। ठीक है, तो पारंपरिक जो मेडिकल प्रत्यय क्या कहता है हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ क्या है, एक डिजीज फ्री स्टेट है। ठीक है, यानी कि इस परिभाषा में ये मान्यता रखी गई है कि अगर हमारा शरीर किसी भी डिजीज या रोग से मुक्त है तो यानी कि हम हेल्दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि कोई हेल्थ में किसी निश्चित गुण धर्मों की उपस्थिति होनी जरूरी नहीं है, बल्कि किसी रोग या किसी लक्षण या चिन्ह या समस्याओं की अनुपस्थिति होनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज, सिम्टम्स, साइन एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द बॉडी, अगर ये एब्सेंट है किसी भी प्रकार की डिजीज, कोई आपके लक्षण, कोई चिन्ह, किसी भी प्रकार की समस्या, तो दैट मीन्स आप टोटली हेल्दी हो। ठीक है, तो परंतु काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी डिसएडवांटेजेस इस कॉन्सेप्ट में नज़र आए थे। यानी कि एक तो व्यक्ति की संपूर्णता को इन्होंने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया था। ठीक है, और जो भी ये पारंपरिक विचारधारा है इसमें इन्होंने स्वास्थ्य और बीमारी इनके बीच में एक डाइकोटमी या द्वैतवाद खड़ा किया था, जो कि हर समय सही नहीं रहता। ठीक है, यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है या हेल्दी जिसको हम घोषित करें तो वो पूर्ण तरीके से डिजीज फ्री हो, ये हर वक्त जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डिजीज की एब्सेंस या किसी सिम्टम, साइन या प्रॉब्लम्स की अगर एब्सेंस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वाकई में हेल्दी है। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल जो मेडिकल कॉन्सेप्ट था इसको खंडित कर दिया गया। फिर हमारा नेक्स्ट विचारधारा आई जो कि WHO की कॉन्सेप्ट है हेल्थ के बारे में। यूएनओ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा का संबंध स्वास्थ्य या हेल्थ से होता है, और जिस शाखा को हमने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। तो WHO ने 1948 में स्वास्थ्य को डिफाइन किया था। यानी कि क्या कहा था उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में, कि इसमें सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति होनी जरूरी नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक या सामाजिक खुशहाली होनी भी जरूरी होती है। तो यानी कि ट्रेडिशनल मेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार के एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, ठीक है, इसको हम हेल्दी मानते हैं। तो WHO ने कहा है कि एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज के साथ साथ आपकी पूर्ण रूप से अगर हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग या खुशहाली को फील करते हैं तो हम उसको एक हेल्दी पर्सन मानते हैं। ठीक है, तो WHO की जो ये विचारधारा है एक होलिस्टिक और यूटोपियन व्यू का हम इसको नाम दे सकते हैं। इसमें पारंपरिक विचारधारा का भी समावेश है, और इसके साथ साथ क्योंकि इसमें इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य को भी महत्व दिया है, और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसे पॉजिटिव गुणों की उपस्थिति हमारे शरीर में होना भी जरूरी बताई गई है, जो कि दोनों चीजें मिलजुल कर किसी भी एक पर्सन के अंदर हेल्दी होने का गुण प्रदान करती है। ठीक है, तो परंतु इतनी होलिस्टिक विचारधारा होने के बावजूद भी काफी लिमिटेशंस पाई गई WHO की इस विचारधारा में। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन या कमी दिखाई दी वो थी जो ये वेलबींग और वेलनेस के जो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए हैं, ये प्रॉपर रूप से परिभाषित
नहीं किए गए हैं, दे आर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। ठीक है, ये जो परिभाषा जो है इनकी बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही अस्पष्ट है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। यानी कि ये परिभाषा जो है एक्चुअल जो हमारी परिस्थितियां हैं, प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस हैं, उनके ऊपर हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। और थर्ड जो इन्होंने इनके विचारधारा में कमी पाई गई वो थी कि ये विचारधारा एक परफेक्ट स्टेट की ओर संकेत करती है, जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक है, काफ़ी अनरीचेबल है। ठीक है, ये मतलब कि ऐसा परफेक्ट स्टेट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से WHO की ये जो विचारधारा थी हेल्थ के बारे में, इसको भी खंडित कर दिया गया। फिर आपकी तीसरी विचारधारा जो है बेलोग के अकॉर्डिंगली, वो है हमारी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। यानी कि इसको हम परिस्थिति जन्य प्रत्यय भी कहते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, वातावरण से रिलेटेड होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग 50 वर्षों लेटेस्ट 50 इयर्स में उभर कर सामने आया है। और इसमें इन्होंने जो आपका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, मेडिकल कॉन्सेप्ट, और WHO का जो दृष्टिकोण था, इन दोनों से ही ये भिन्न पाया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें जो स्वास्थ्य को एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में लिया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने वातावरण को भी इम्पोर्टेंस दी है, और उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन की जो गुणवत्ता है, यानी किसी भी एक व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो आपकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि आपके कार्य का स्तर क्या है, ठीक है, इसका मूल्यांकन करना। और दूसरा, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि जो मेन चीज़ क्या है, फंक्शंस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव है, यानी कि आपकी जो लेवल ऑफ फंक्शनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। व्यक्ति किस तरीके से अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को निभा सकता है, कौन से अपने जीवन के कौन से ऐसे क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि अपने जिनकी सहायता से वह खुशी खुशी और सफलतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके, एक क्रिएटिव वे ऑफ लाइफ लीड कर सके। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली आ जाता है आपका अडेप्टेशन जो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अडेप्टेशन पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनके साथ अडेप्ट कर सकते हो, ताकि आप बहुत ही मतलब अनुकूल वे में एक फंक्शन कर सको अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपकी फंक्शनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, और दूसरा है आपका अडेप्टेशन टू योर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जितने भी आपके एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उनके साथ किस तरीके से आप एफर्ट करके अपने आप को अडेप्ट कर सको। तो ये दो चीज़ें अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो दैट मीन्स वी आर अ हेल्दी पर्सन, यानी कि हेल्थ कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है डन, 1959 में उन्होंने एक हाई लेवल वेलनेस फॉर मैन एंड सोसाइटी नामक एक दृष्टिकोण पेश किया था, जिसमें कि उन्होंने स्वास्थ्य को वेलनेस के आधार पर डिफाइन किया था। ठीक है, यानी कि इसमें उन्होंने क्या कहा था कि वातावरण में व्यक्ति की कैपेसिटी टू फंक्शन और किसी भी एनवायरमेंटल जो प्रतिबलक होते हैं या स्ट्रेसर होते हैं उसके साथ किसी भी व्यक्ति की समायोजन करने की योग्यता, ये दोनों ही सम्मिलित हों तो एक हेल्थ
या एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, ठीक है। परंतु इतनी होलसम विचारधारा होते हुए भी कई परिसीमाएं इस इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी नज़र आई थी। सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया था कि इस विचारधारा में हेल्दी अडेप्टेशन क्या है या अनहेल्दी अडेप्टेशन क्या है, इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाली दशाओं के साथ अडेप्ट कर जाते हैं। यानी अगर मैं इसमें एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं कि जो लोग आपके झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर इतना अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है, पानी सीवेज का पानी खड़ा है या गंदगी इतनी ज़्यादा है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं परंतु फिर भी हेल्दी हैं या उनको इस प्रकार की कोई डिजीज नहीं है। तो इज इट हेल्दी अडेप्टेशन या अनहेल्दी अडेप्ट? तो वो कर रखा है उन्होंने, लोगों ने, है ना। बीमारी पैदा करने वाली दशाएं हैं वहां पे, अनुकूल दशाएं हैं, परंतु फिर भी वहां पर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, ठीक है। और कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बीमार हैं परंतु फिर भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो अब हम इस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्या ये हेल्दी अडेप्टेशन है या एक अनहेल्दी अडेप्टेशन है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको सार्वभौमिक परिभाषा नहीं बताई है, क्योंकि इसमें नॉर्मैलिटी क्या होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, अडेप्टेशन क्या है, इस प्रकार के तथ्यों को एक्सप्लेन नहीं किया है प्रॉपर, या इन तथ्यों को समाज और संस्कृति के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। एक समाज किसी भी एक व्यक्ति को स्वस्थ घोषित कर सकता है और उसी स्वस्थ व्यक्ति को कोई अन्य समाज अस्वस्थ भी घोषित कर सकता है, क्योंकि हर समाज के अपने अलग अलग नियम होते हैं जिसके आधार पर वो स्वस्थ और अस्वस्थ का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को भी माना नहीं गया था। फिर यूनिवर्सली वैलिड कॉन्सेप्ट क्या निकला फिर हेल्थ का, ठीक है। क्या है स्वास्थ्य का सार्वभौमिक प्रत्यय, किसके आधार पर फिर हम हेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कई मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे कॉन्सेप्ट की तलाश की है जिसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करें। तो बैलोग ने 1978 में इस रेफरेंस में इन तीनों जो अभी हमने डिस्कस करे हैं दृष्टिकोण, इनका एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट पेश करने की कोशिश करी है, यानी कि इन तीनों को जोड़कर पेश करने की कोशिश करी है। स्वास्थ्य को स्पेशली जो हमारे जो दो मेन कसौटियां हैं उनके आधार पर ले सकते हैं। एक तो एक बायोलॉजिकली और पर्सनली फंक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति का मन और शरीर एक उत्तम कार्य करने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजिकली यानी कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, और फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कार्य उन्मुखता आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ये साझा या ये कॉमन पर्सपेक्टिव है। और दूसरा, किसी भी कार्य करने के लिए यू हैव टू बी मोटिवेटेड, ठीक है। एक खुशहाल वे में खुशी खुशी आपको कोई भी कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या परिभाषा दी, हेल्थ क्या है, अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेल फंक्शनिंग, ठीक है। बॉडी और माइंड दोनों ही आपका वेल फंक्शनिंग होना चाहिए, जो व्यक्ति को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, और जो उसका कल्चरली डिजायर्ड गोल होते हैं, कल्चर से जो रिलेटेड, या कल्चर जो जिन गोल्स को एक्सेप्ट करता है, उन गोल्स को पाने के लिए हम खुशी खुशी और
मतलब कि प्रेरित होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए उन गोल्स को पाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी प्रशंसा हुई थी बेलोग की इस परिभाषा की, काफ़ी खूबियों की ओर संकेत किया गया था, पर इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सामने आए थे, ठीक है। कई लोगों ने अस्पष्ट और सब्जेक्टिव बताया था इस परिभाषा को। आज की डेट में भी हम एक सार्वभौमिक परिभाषा की तलाश में हैं, जो कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का, जिसके बारे में वो हमें समझा सकें। बहु विचारधाराओं के आधार पर कई मॉडल्स को इकट्ठा करके स्मिथ ने हमें हेल्थ को एक्सप्लेन किया था कि क्लिनिकल मॉडल इम्पॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ रोल परफॉर्मेंस, अडेप्टिव और यूडाई मोनिस्टिक, ये 4 मॉडल्स हैं जिनको संगठित करके हेल्थ को एक्सप्लेन किया था। यानी क्लिनिकल मॉडल क्या कहता है कि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट होता है, क्लिनिकली यू हैव टू बी हेल्दी, ठीक है। क्लिनिकल तौर पर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज ना हो, या फिर रोल परफॉर्म जो आपने करना है, जो आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो उत्तम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना चाहिए, और यूडाई मोनिस्टिक मॉडल जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ये तीनों जो विचारधाराएं थी हमारी, मेडिकल विचारधारा, पारंपरिक जिसको कहते हैं, WHO की विचारधारा और इकोलॉजिकल जो विचारधारा है, इन तीनों को ही उचित स्थान दिया है। और इसके साथ साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया है हेल्थ के प्रत्यय या कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और रिसर्च या स्टडी हुई थी, सिंह, त्रिपाठी, वर्मा और मिश्रा के द्वारा करी गई थी 2000 में, द नोशन ऑफ हेल्थ इन थियोरी एंड प्रैक्टिस। ये एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने कुछ विशेषताओं के आधार पर हेल्थ को या स्वास्थ्य को समझाने की कोशिश करी थी। यानी किसी भी व्यक्ति में अगर ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो हम उसको हेल्दी पर्सन या व्यक्ति कह सकते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि उसका जो फिजिकल यानी कि बॉडीली कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल या शरीर जो क्रियात्मक जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। डेली रूटीन नॉर्मल होना चाहिए। खुशहाली वाली फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग या बीमारी की अनुपस्थिति हो। एक्टिविटी लेवल या उसका कार्य का जो स्तर है वो उपयुक्त होना चाहिए। इसके अलावा उसकी अपीयरेंस जो है दैट शुड बी उपयुक्त, यानी कि एडिक्वेट होनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस का लेवल जो है वो उसका एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक समग्र रूप से अगर ये सारी की सारी विशेषताएं अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर पाते हैं तो हम उसको हेल्दी कह सकते हैं। इसके अलावा मार्क्स ने 2008 में एक और डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, यानी हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग विथ फिजिकल, कल्चरल, साइकोसोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स, नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। सिर्फ इलनेस की एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक होलसम स्टेट ऑफ वेलबींग होनी चाहिए जिसमें कि फिजिकल, कल्चरल, साइकोसोशल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स सारे के सारे होने चाहिए। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस क्या है, ठीक है, बीमारी का प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसके बारे में भी कई लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश करी है, ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य की तुलना में बीमारी जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि देखने से ऑब्जेक्टिवली आपको नज़र आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई सही है, ठीक है।
परंतु अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो बेलोग ने हमें बताया कि जिस प्रकार से हेल्थ को डिफाइन करने में हमें इतनी मुश्किल आई थी, उसी प्रकार से इलनेस को परिभाषित करना भी, स्पेशली संतोषजनक ढंग से परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है। नॉर्मली इस बात पर काफ़ी वैज्ञानिक सहमत हो जाते हैं कि इलनेस क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है या डिविएशन फ्रॉम नॉर्मैलिटी है, यानी कि नॉर्मल जीवन से अगर हम डिविएट करते हैं या हमारी जो फंक्शनिंग है, कार्य उन्मुखता है, वो इम्प्रॉपर होती है, तो हम इसको बीमारी का एक आवश्यक संघटक मान सकते हैं। ठीक है। परंतु प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होती है, इस बात के ऊपर सहमति जो है वो बहुत कम दिखाई देती है। यानी प्रॉपर फंक्शनिंग में हम किस किस बात को शामिल कर सकते हैं या सामान्यता से विचलन का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में एक मत नहीं पाया गया है। ठीक है। नॉर्मली ये पाया जाता है कि कुछ व्यक्ति जो अनुचित ढंग से कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति बीमार घोषित नहीं किए जा सकते। ठीक है। ये भी देखा गया है कि हम कार्य प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, परंतु हम बीमार या इल नहीं हैं। तो क्या है फिर हम, ठीक है, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉन सिक स्टेट का क्या डेफिनेशन है, इस चीज के ऊपर कोई प्रॉपर या कोई एक मत नहीं है। आम आदमी अलग तरीके से इसको डिफाइन करता है और मेडिकल प्रोफेशनल्स अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ रिसर्चर्स ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करी है कि कौन से ऐसे संघटक हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारी को या इलनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी इलनेस का रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। ठीक है। स्केल्टन एंड क्रॉयल ने एक फ्रेमवर्क का उत्पादन किया था जिसमें कि उन्होंने 5 संघटक के आधार पर बीमारी की व्याख्या करने की कोशिश करी थी। क्या है वो 5 संघटक? सबसे पहला है आपका पहचान, आइडेंटिटी, फिर समय सीमा यानी कि आपका टाइमलाइन, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, कारण, कॉज या फिर उपचार। ठीक है। यानी कोई भी बच्चा है या कोई भी एडल्ट व्यक्ति है, सभी बीमारी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन 5 संघटकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप बीमारी की आपको प्रॉपर पहचान हो जाए और एक टाइमलाइन फिक्स हो जाती है कि इतने समय तक अगर आपके अंदर वो लक्षण या वो सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप में वो बीमारी है, उसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है, उनके पीछे के कारण क्या हैं जिसकी वजह से आपको ये लक्षण आए हैं, और इसका उपचार संभव है कि नहीं, और अगर संभव है तो किस प्रकार से हम इसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इन 5 संघटकों के आधार पर हम बीमारी को या इलनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने 2000 में डिजीज, इलनेस और सिकनेस, ये 3 संप्रत्यय थे जिसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी थी। ठीक है। एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करी थी। क्या कहा था उन्होंने डिजीज के बारे में? डिजीज एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्या है ये, एक फिजियोलॉजिकली अगर आप हेल्दी नहीं हो, मेडिकली अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप, यानी कि वो आप उसको हम डिजीज कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा इलनेस क्या है? इलनेस यानी कि वो हो सकती है अगर आपके अंदर डिजीज है या नहीं है तो भी आप इल हो सकते हो, यानी कि अगर एक इलनेस जो है थोड़ी सब्जेक्टिव
फीलिंग होती है, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा है, या उसको कोई वॉमिटिंग या नोजिया वाली फीलिंग है, कोई शरीर में वीकनेस या कमजोरी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को इल कह सकते हैं। ठीक है, डिजीज नहीं है उनको, परंतु फिर भी वो इल है, बिकॉज दे आर फीलिंग पेन, नोजिया, वीकनेस, इस प्रकार के सिम्टम्स उनको फील हो रहे हैं, जो कि और लोगों को नहीं है परंतु कुछ लोगों को है। तो वो हम इलनेस कहते हैं उसको। और तीसरा कॉन्सेप्ट है सिकनेस का। सिकनेस जो है नॉर्मली सोशियोलॉजिस्ट या समाजशास्त्री इस वर्ड का यूज करते हैं, यानी एक सोशल आइडेंटिटी या रोल के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा रोल जो कुछ लोग ले लेते हैं जो कि अनहेल्दी, जिसको हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइमरीली एक सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको कि व्यक्ति सिक हो सकता है, उसके अंदर डिजीज या इलनेस होना जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी वो सिक है। ठीक है, यानी कि एक सामाजिक रूप से वो सिक है। ठीक है, सामाजिक रूप से सिक होने का मतलब क्या है कि नॉर्मल या नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वो बिहेव नहीं कर रहा, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसने बिहेव नहीं किया, तो सोशियोलॉजिकली वो व्यक्ति नॉर्म से डिविएट कर रहा है, नॉर्म से परे हटकर बिहेव कर रहा है, तो वो सिक है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर डिजीज या इलनेस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजीज, इलनेस या सिकनेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो एंड में हम यही कह सकते हैं कि बीमारी में बहुत से सब्जेक्टिव संगठकों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी डोमिनेंस रहती है, जिसकी वजह से हेल्थ साइकोलॉजी में इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा जाता है कि बीमारी क्या है, इलनेस क्या है, अनहेल्थी जीवन क्या होता है। तो अभी भी हमें इसके बारे में कोई यूनिवर्सल या सार्वभौमिक व्यू पॉइंट अभी भी नहीं मिला है। अभी भी इसकी रिसर्च जो है इसके ऊपर जारी है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है इसके ऊपर अभी भी वर्क कर रहे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि स्वास्थ्य तथा बीमारी के प्रत्ययों को स्पष्ट करें। तो इसके ऊपर ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, या ये क्वेश्चन जो है स्वास्थ्य तथा बीमारी के प्रत्ययों को स्पष्ट करें। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स।